हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस सीरीज़ को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं क्योंकि इसको हम लोग स्टार्ट किए हैं तो बहुत ही बारीकी से कंप्लीट भी करेंगे। देखिए, कल की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था जिसमें हमने देखा था अर्थशास्त्र के जो महत्वपूर्ण पहलू थे उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी थ्योरी हो सकते थे वो हमने देखा था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में वो देखेंगे। सबसे पहले फैक्ट्स देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे इसी वीडियो में। और इसमें मैंने वो सभी क्वेश्चन इंक्लूड किया जो कि बार बार पेपर में पूछे जाते रहते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये बनता है कि 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की गणना करने का प्रथम प्रयास किया। इनके अनुसार वर्ष 1868 होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है। 1868 में प्रति व्यक्ति आय जो था वो 20 रुपये थी, 20 रुपये थे। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो करता है, कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पता है, पूछा जाता है तथा इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन सहायता करता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखना है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय आय क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय के रूप में हम ये देख सकते हैं कि एक राष्ट्र की एक वर्ष में यानी एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को कहते हैं राष्ट्रीय आय। यानी एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो भी उत्पादित अंतिम वस्तुएं रहीं, सेवाओं के मौद्रिक मूल्य रहे, उसको कहा जाता है, उनके योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया था वर्ष 1949 में किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस थे। उन्होंने अपना पहला रिपोर्ट 1951 में प्रस्तुत किया था। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आप इसी तरह के रोजाना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं कि पहली जो रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो पहली रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948-49 में भारत की राष्ट्रीय आय जो थी 8710 करोड़ रुपए थी तथा प्रति व्यक्ति आय 225 रुपये थी। राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत पर निकाला जाता है जो कि किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक होता है। राष्ट्रीय जो आय है वो स्थिर कीमत पर निकाला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट ये पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय जो आय है, आयकर अवधारणाएं हैं वो क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी कहते हैं, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादन एवं सेवा से अर्जित जो समस्त आय है उसकी जीडीपी है, यानी समस्त आय ही उसकी जीडीपी मानी जाती है। राइट। देखिए, इसमें जो जो चीज़ पॉइंट इंपॉर्टेंट है उस पर आप थोड़ा सा नज़र डालो। पढ़ने के लिए तो आप ऐसे पढ़ ही सकते हो, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसमें विदेशी नागरिकों की आय जोड़ ली जाती है तथा विदेश गए नागरिक की आय घटा दी जाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि विदेशी नागरिकों की आय जोड़ी जाती है लेकिन विदेश गए नागरिकों की आय घटा दी जाती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको जीएनपी कहते हैं, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में अर्जित समस्त आय वस्तु एवं सेवाओं द्वारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है। ठीक है। इसमें देश में रह रहे विदेशियों की आय घटा दी जाती है जबकि विदेश में रह रहे नागरिकों की आय जोड़ ली जाती है। अब यहाँ पे देखिए निकालने का जो कि फॉर्मूला भी दिया गया, लेकिन वो फॉर्मूला आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान नहीं देना। बस यहाँ पे एक छोटा सा लाइन है, उसको याद रखिए कि राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण कैसे होता है? राष्ट्रीय जितना भी राष्ट्रीय आय निकला पूरे एक वर्ष में उसमें देश की जनसंख्या से डिवाइड किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा, पूछा भी जाता है। तो बस ये ध्यान रखिए, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? कुल राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से डिवाइड करके निकाला जाता है, प्रति व्यक्ति आय। राइट। और एक प्रश्न यहाँ से पूछा था जैसे कि एनएनपी कैसे निकालते हैं, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे निकाला जाता है। तो ये होता क्या, सबसे पहले ये समझिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा देने से जो कि हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। यहाँ पे पढ़ेंगे कि एनएनपी बराबर जो होता है, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है, जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास होता है। जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मूल्य ह्रास हमेशा घटता है। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता रहता है। जब एनएनपी का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है।
अब यहाँ पे एक चीज़ आता है जैसे कि व्यक्तिगत आय क्या होता है, यानी पर्सनल इनकम क्या है। तो यह देश के नागरिकों को वास्तव में प्राप्त होने वाली जो आय है उसे कहते हैं व्यक्तित्व आय, या फिर इसको पर्सनल इनकम कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट जो दिख रहा है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो किसी देश के आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है। यानी प्रति व्यक्ति आय किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे सर्वश्रेष्ठ सूचक माना जाता है। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, आपने देखा होगा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड सेक्टर आता है। तो इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र आते हैं, जैसे कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र आता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा इसको बढ़ा दें तो आप देख पाएंगे कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। इसके अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि एवं खनन। कृषि इंपॉर्टेंट है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो यह उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र को आप उद्योग क्षेत्र भी कह सकते हैं। उद्योग के क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत। इसमें 2 क्षेत्र विभाजित किए जाते हैं, एक तो निर्माण क्षेत्र और एक होता है विनिर्माण क्षेत्र। निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत इमारत, सड़क बनाना आदि, और विनिर्माण क्षेत्र फैक्ट्री में दवा बनाना, कपड़ा बनाना आदि। तो ये हो गया द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत 2 पार्ट। अब आता हमारा थर्ड सेक्टर जो कि तृतीय क्षेत्र, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके तहत विभिन्न प्रकार की सेवाएं आती हैं, जैसे मनोरंजन, बैंकिंग, पर्यटन, संचार आदि। और सबसे ज़्यादा जो देश को जीडीपी मिलता है वो थर्ड सेक्टर से ही मिलता है, तृतीय क्षेत्र से ही मिलता है। सबसे ज़्यादा योगदान यहीं से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट है जो कि आप देख पाएंगे, जीडीपी एवं जीवीए। तो सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को कहा जाता है। जीडीपी बराबर जो होता है वो जीवीए प्लस उत्पाद पर कर, उत्पादन पर सब्सिडी। वहीं जीवीए का प्रयोग सकल क्षेत्रीय घरेलू उत्पाद तथा छोटी इकाइयों के उत्पादन को मापने के लिए किया जाता है। इसकी गणना जीडीपी से शुद्ध करों को घटा करके की जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट जो हमें दिख रहा है वो इस पर नज़र डालते हैं कि राष्ट्रीय आय मापने की जो विधियाँ होती हैं वो कौन कौन सी विधि होती हैं। तो उत्पादन गणना विधि होता है, आय गणना विधि होता है, और व्यय विधि होता है। यहाँ पे देख पाएंगे व्यय विधि होता है। और एक लाइन यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको सीएसओ कहते हैं, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी, राष्ट्रीय आय का अनुमान करने के लिए उत्पादन विधि और आय विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी उत्पादन विधि और आय विधि का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए। तो ये देखिए जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब चलिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, तो सही आंसर क्या होगा? औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के वास्तविक बदलाव के साथ ही शुरू हुआ। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ही होगा। और सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी वो इंग्लैंड में की गई थी। ठीक है, इंग्लैंड में की गई थी, ये चीज़ याद रखना है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होता है? अभी हमने ऊपर में ही जस्ट बात किया था ना कि किसी देश के आर्थिक विकास की जो सर्वश्रेष्ठ माप मानी जाती है वो प्रति व्यक्ति उत्पादन होता है, प्रति व्यक्ति आय होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय जो कि 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभी निश्चित किया गया था किनके द्वारा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। ठीक है, कमेंट करिए जल्दी से। नेक्स्ट आता है हमारा कि ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था? तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, दादा भाई नौरोजी ने अपनी जो पुस्तक थी एक, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो हमने क्या क्या देखा था, उसमें व्यय विधि भी था, उत्पत्ति गणना विधि हो गया, आय विधि हो गया। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, उपरोक्त दोनों। ठीक है, एक व्यय विधि भी हमने देखा था ना। नेक्स्ट आता है हमारा कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? 1949 में नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया था उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऊपर में सबसे पहले क्वेश्चन में हमने बात किया था कि पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। आय का वितरण मापा जाता है किस वक्र के द्वारा? आय का वितरण जो है वो मापा जाता है किस वक्र के द्वारा?
और ये विवेक पृष्ठ रहने वाला है ऑप्शन बी लॉरेंज वक्र, ठीक है, लॉरेंज वक्र से मापा जाता है, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ऊपर में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आय की गणना दादाभाई नौरोजी ने किया था, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से क्वेश्चंस में मेंशन हो तो फिर वहाँ पे आपको VK RV राव को टिक करना है, ठीक है, VK RV राव, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको कल और इससे पहले वाली वीडियोस में भी कराया हुआ है, तो आप बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे नज़र डालिए, भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसे ही बने रहने का कारण क्या है। भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसे ही बने रहने का कारण क्या है। तो अगर सभी ऑप्शंस को आप पढ़ोगे तो यहाँ पे हमें जो चौथा ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आर्थिक विकास के लिए कृषि में उद्योग की दिशा में अंतरण के महत्व की जनता में अधिकतर जानकारी नहीं है, इस वजह से यहाँ पे हम डी को टिक कर सकते हैं। सभी ऑप्शंस में डी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से उसे उस देश की सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा। समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है कि किसी देश का निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, जो NNP होता है, क्या होता है। NNP हमने कैसे देखा था, GDP में से मूल्यह्रास को घटा करके, सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देंगे, हमें NNP मिल जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है, क्या होता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप इसी तरह की रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को हम भाग देते हैं किससे, क्या बताया गया था ऊपर में आपको थ्योरी में, कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए देश के कुल राष्ट्रीय आय से, यानी राष्ट्रीय आय को डिवाइड किया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। तो देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड करेंगे तो सही आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय सामंकों का आकलन किया जाता है किसके द्वारा। तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया जाता है वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, डी। नेक्स्ट वन है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको ज़रूर देखिए, और अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं याद है उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि बाद में आप रिविजन कर सको। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा किसके रूप में जाना जाता है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा किस रूप में जानते हैं हम लोग, तो इसे वर्तमान आय के रूप में जानते हैं, वर्तमान आय, ऑप्शन सी। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को क्या कहते हैं, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को हम लोग जानते हैं पूंजी निर्माण, ठीक है, पूंजी निर्माण के रूप में जानते हैं। तृतीय क्षेत्र में कौन सी सेवा शामिल है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी सेवा शामिल होती है। तो तृतीय क्षेत्र में देखा था मनोरंजन आता है, बैंकिंग आता है, संचार आता है, तो यहाँ पे सी आंसर सही होगा, संचार। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा वाला सत्य यहाँ पे होगा। तो क्या बताया गया था कि NNP हम जब निकालते हैं उसमें से मूल्यह्रास घटाया जाता है, यानी NNP निकालने के लिए क्या करते हैं, NNP बराबर जो होता है GNP माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न कि भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। भारतीय आय मतलब राष्ट्रीय आय में जो है सर्वाधिक योगदान किसका माना जाता है। तो हमने देखा है कि सर्वाधिक योगदान थर्ड सेक्टर का होता है, और थर्ड सेक्टर किसके अंतर्गत आएगा, यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर बनेगा। तो देखिए थर्ड सेक्टर किसके अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, सॉरी डी, बैंकिंग क्षेत्र।
विनिर्माण क्षेत्र हमने क्या देखा था, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और भारतीय आय में यानी जो हमारा जीडीपी होता है सबसे ज़्यादा योगदान करता है थर्ड सेक्टर। तो थर्ड सेक्टर बैंकिंग क्षेत्र यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है, डी। नेक्स्ट आता है कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो भारत की राष्ट्रीय आय में मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र, जिसको हम लोग तृतीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन बी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या होता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाएगी उसी तरह से राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान भी बढ़ता जाता है। और ये क्वेश्चंस बीपीएससी 2015 में ऑलरेडी पूछा गया था। नेक्स्ट है कि भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष कितना है। आधार वर्ष 11-12, ऑप्शन ए 11-12, ठीक है। नेक्स्ट वन की हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे, तो नौरोजी और सिराज ने, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब किया गया था, जिसके जो अध्यक्ष बताए गए थे पीसी महालनोबिस, तो 1949 था, 4 अगस्त 1949, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, 4 अगस्त 1949। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। भारत की राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो किस आधार पर की जाती है, तो दोनों आधार पर करते हैं, उपरोक्त दोनों के आधार पर, स्थिर मूल्य पर भी चालू मूल्य पर भी किया जाता है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना सीएसओ की स्थापना जो है वो 1951 में, मई 1951 के अंतर्गत किया गया था, ऑप्शन बी। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके द्वारा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत होगी। तो आप लोग 30 का क्वेश्चन जो 30 है इसका राइट आंसर खुद नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, स्थिर पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं। स्थिर पूंजी के उपभोग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मूल्यह्रास के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी मूल्यह्रास। भौतिकी और अभौतिकी वस्तुओं का संबंध राष्ट्रीय आय में किस अर्थशास्त्री से है। भौतिकी और अभौतिकी वस्तुओं का संबंध राष्ट्रीय आय में किस अर्थशास्त्री से, तो मार्शल से, ठीक है, मार्शल। भारत में प्राथमिक क्षेत्र का आकलन किस विधि के द्वारा किया जाता है। भारत में प्राथमिक क्षेत्र का आकलन जो है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो उत्पाद विधि के द्वारा करते हैं, उत्पाद विधि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान घट रहा है तो इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान घट रहा है तो इसका अर्थ निकाला जा सकता है कि देश विकसित बनने की दिशा में बढ़ रहा है। देश विकसित बनने की दिशा में बढ़ रहा है, ए करेक्ट है। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन जो सिद्धांत है किस पुस्तक में वर्णन किया था। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर में बताया भी था कि इनकी जो पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल पे आप पहली बार हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर हमारे साथ इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखिए, ठीक है। और किसी तरह का पेड कोर्स चाहिए आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको हमारी सारी स्टडी मटेरियल मिल जाएगी, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।